नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश भारत की बेटियां और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण की। केवल कह देने भर से नहीं, वास्तव में दिखना भी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि कब कहता है सूरज मुझे देखिए, लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया। तो वही भारत की बेटियां हैं। कभी इतिहास के पन्ने कुछ कहते हों, लेकिन आज भी इतिहास बनाया है भारत की बेटियों ने, किसी भी क्षेत्र में हो। और अगर इतिहास के पन्ने भी आप पलटेंगे तो मुझे लगता है कि एक सोच हो सकती है कि जिस पे एक आरोप भी लगते हैं, मैं भी एक पुरुष हूं लेकिन इसे मैं खारिज नहीं कर सकता, कि हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान मानसिकता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें और मिथक हैं जिसे तोड़ा भी गया है। कभी ये कहा जाता था कि गांव से देखते थे कि अगर शहर में आते थे, एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखती थी या महिला दिखती थी तो रुक के देखते, वो साइकिल चला रही है लड़की। और जब आज लड़ाकू विमान चलाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस के साथ साथ क्या सोच बदली। और महिला ने उस ताकत को दिखा दिया जिसे हम कमजोर मानते थे। और ये कहा भी जाता है कि आसमान बहुत ऊंचा है, इरादे बहुत मजबूत है, ईश्वर ने पंख भी दिए हैं, लेकिन आप भरोसा रखें उस उड़ान पर। ये भारत की बेटियों के लिए है। तो चले, आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ विशेष आग्रह पर मैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बहुत बहुत थैंक्स दूंगा। हमारे साथ उनके अपने ऑफिसर्स हमारे आग्रह पर उपलब्ध कराए हैं। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर आरती यादव जी हैं। हमारे साथ आर्मी मेडिकल कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल कीर्ति सागवान जी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर वीना सारंग जी हैं, जो अभी एक प्राइवेट कंपनी में पायलट भी हैं। और सभी का स्वागत है। मैं आरती जी आपके पास में आना चाहूँगा। कभी सोचा आपने कि एक यूनिफॉर्म होगी, वो भी ऐसी यूनिफॉर्म जिसमें ये देखा जाएगा कि हमारी बेटियां आसमान की ऊंचाइयां छूती नजर आएंगी? मैं एक फौजी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। अपने फादर को मैंने इस वर्दी में देखा था जी। और कभी जब मैं छोटी थी तो उनकी कैप और उनकी शर्ट पहन के खड़ी हो जाया करती थी। अक्सर अपने आप को मैंने हमेशा इस यूनिफॉर्म में देखा है, बट पूरा होगा कि नहीं होगा सपना, इसका सफ़र काफ़ी लंबा था। और आज देखिए आप सबके सामने मैं इस यूनिफॉर्म में बैठी हूँ। उसके लिए पढ़ाई करी, उतनी शिक्षा, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो विंग्स दिए, वो ऊंचाई, मतलब वो पंख दिए कि मैं ऊंचा उड़ सकूं और आज यहाँ तक पहुँच सकूं। उन्होंने कभी मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि जो तुम सोच रही हो वो होगा नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, तुम आगे बढ़ सकते हो। सो आज मैं इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और वो सपना मैं उसलिए अचीव कर पाई बिकॉज उनका सपोर्ट मेरे पास पूरा था। देखिए, वर्दी से कितना इंस्पायर होता है इंसान। वही है कि जो आप भी सिर्फ एक सोच उसी तरह से रही। सोचा था आपने कि मुझे बिल्कुल एयरफोर्स में ही जाना है, या कुछ और सोचा था? ऐसा नहीं था कि एयरफोर्स में जाना है। मेरे को तीनों ही सर्विसेज की वर्दियां बहुत अच्छी लगती। डिफेंस सर्विसेज में जाना था, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, बट यूनिफॉर्म पर्सनल बनना था। बिकॉज उसकी एक शान, उसका एक गौरव, एक अलग इमेज है समाज में, और आपको भी पहन के उसकी एक अलग मतलब आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। सो इसलिए ये था कि मुझे डिफेंस सर्विसेज में जाना है। और जिस टाइप का वर्क एनवायरनमेंट है, जो काइंड ऑफ सेफ्टी है लेडीज़ के लिए डिफेंस सर्विसेज में, वो मतलब शायद और ऑर्गेनाइजेशन को इससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लड़की क्या है लड़का क्या है, हमारे लिए सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेम टाइप का पे है। ऐसा नहीं है कि मैं, अगर आप एक्ट्रेस को देखिए, लीड रोल में अगर सलमान खान जी जा रहे हैं तो वो शायद 8 करोड़ रुपए एक एपिसोड का चार्ज करेंगे, वहीं पे एक लीड एक्ट्रेस जा रही है तो उसका पैसा कम होगा। हमारे अगर लीड रोल में एक लड़का, एक मेल ऑफिसर है, एक फीमेल ऑफिसर है, तो दोनों की पे स्केल सेम है। कोई भेदभाव ना तो रिस्पेक्ट में है ना काम में है। कोई मुझे कमज़ोर नहीं समझता कि मैं एक विमेन हूँ तो मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी उतना इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं सर्विस में। सो देखिए, आप आज फाइटर्स भी उड़ा रही हैं लड़कियां। पहले ये चीज़ लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगता था, बट ये सारे जो भेदभाव है
स्पेशली मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्थान जो है डिफेंस सर्विस, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कभी ऐसा तो नहीं होता कि कभी पुरुष ऑफिसर सोचते हैं कि वो ये लड़की है तो इसका मतलब इसको माफ कर देंगे, हम क्यों करें, ये भी कर सकती है काम? नहीं, मजाक में कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको लोग आके पैट करते हैं कि वेल डन, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Good. तो कभी किसी ने ना तो हास्यास्पद हमको समझा ना कमजोर समझा। वी आर पार्ट ऑफ टीम, मतलब इक्वल हैं हम हर तरीके जी। से। तो ये कहा जा सकता है एक सोच बदल रही है, हम केवल बस अभी एक लीक पीटते चलते हैं कि पुरुष प्रधान मानसिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच खत्म होती दिखाई दे रही है। जी, ये मान सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ वीणा जी हैं और वीणा जी का तो सफर भी रहा है, पहले से भी देखा, रिटायर हो गई हैं। मैम कैसा रहा आपका इस सफर? काफ़ी लंबा था और से लंबा समय के अनुसार था, पर जो फीलिंग थी वो अभी भी लगता है कि मेरे को फौज छोड़े हुए बस कल ही एक आध दिन हुआ है। तो मैंने 10 साल डिफेंस में अपनी सेवा दी है, उसके बाद करीब 12 साल से अब मैं सिविल में हूँ। और जैसा स्कॉलर आरती ने मेंशन किया है कि डिफेंस बैकग्राउंड, तो मेरा भी डिफेंस बैकग्राउंड रहा था जी। एंड हमारी एयरफोर्स में क्या था आपका जॉब प्रोफाइल? मैं वहाँ पे अपना IL-76 एक रशियन एयरक्राफ्ट है, हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए मेरे को चुना गया था, पहली महिला पायलट इंडियन एयरफोर्स से। और विश्व में भी बहुत ही कम महिलाएं हैं, उसका आंकड़ा अभी इतना अवेलेबल नहीं है, बट आप पहली महिला पायलट थी इंडिया की? हम नहीं, IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पहली महिला पायलट। अच्छा, उसकी पहली महिला हाँ पायलट जी, थी, राइट। तो वो हेवी एयरक्राफ्ट है, उसके रोल्स एंड नॉर्मली आप उस जहाज को नहीं देखेंगे इतना। क्या में कोई ऐसा वो रहा कि बहुत बड़ा ही एक ऐसा टास्क रहा हो जिसमें कभी फ्लड है या फिर कुछ ऐसी आपदा कोई आ गई हो, क्लेमिटी कुछ रही हो, जिसकी वजह से आप लोगों को जाना पड़ा, कोई ऑपरेशन? हमारी ट्रेनिंग ही उसी चीज़ के लिए हुई है। तो मैं इसका जम्मू श्रीनगर में कभी वो आपका बनिहाल पास, जो आजकल अभी वहाँ पे अच्छी टनल बन गई है, तो वो रेगुलरली ब्लॉक हो जाती थी, तो श्रीनगर पूरा कट ऑफ रहता था अपने बाकी हिंदुस्तान से। तो उसको उस टाइम में स्नो सुनामी कहा जाता था, तो उसके अंदर भागीदारी थी। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने ट्रूप्स को वैली के अंदर और बाहर हमने किया। फिर जब सुनामी आई थी इधर पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी हमारे क्षतिगत हुए थे, सिविल एंड मिलिट्री पर्सनल दोनों। वहाँ से भी फिर फैमिलीज़ को लाना, एड पहुँचाना, फिर बाकी काफ़ी जब भी हिंदुस्तान में कहीं पे भी कुछ भी आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ होता है, तो हम लोगों ने बहुत किए हैं, मैं अब गिन भी नहीं पाऊंगी इतने जी। और हिंदुस्तान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम, किसी भी, चाहे आपका डेजर्ट पे हो, माउंटेन्स में हो, सी पे हो, हर जगह हमने उड़ान भरी। और उसी रिलीफ के लिए तो डिफेंस को देवदूत भी कहा जाता है, कई बार सुनते होंगे आप लोग। हाँ, भाग्यशाली हैं, वो मौका मिला। और मेरा तो मतलब ये बहुत ही, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, बट कोई भी मेडिकली फिट इंसान है, उसको सेना में आना चाहिए। नेशन तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आपको नहीं लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आइडियोलॉजिकली हमें सेना से जुड़ना चाहिए? जैसे इजराइल है कि वहाँ हर बच्चे के लिए पहली क्लास से ही सिखाते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, वो अपने आप आ जाएगा। अगर उस टाइप की तालीम, उस टाइप का आपका एजुकेशन सिस्टम आल्सो हैज टू चेंज, हिस्सा बनाना चाहिए, हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक तो आप टोटली यूनिफॉर्म की वजह से ही इंस्पायर हुई कि मुझे भी जाना चाहिए। आपने कहा कि पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा आर्मी से ही है। पारिवारिक बैकग्राउंड यस, बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज मैं कहूँगी कि एक इंसान जो भी उसके जीवन में आया जाया होता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो बुरा इन्फ्लुएंस हो चाहे खराब इन्फ्लुएंस जी, अच्छा हो या बुरा हो, कोई ना कोई जो भी आदमी आपको जीवन में मिलेगा आपको इन्फ्लुएंस करके जाएगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर आपने कितना उस चीज़ का, आई विल नॉट से फ़ायदा, बट प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ किया कि आपको जितने अब आई विल से कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट, ठीक है, चारों तरफ ही हमें फ़ौजियों के बच्चे मिले, फ़ौजी माहौल मिला, तो हमारी जो सोच थी, जो सोचने का तरीका था, वो इस तरीके था कि हाँ, हमें कुछ करना है। जिस चीज़ के लिए आप काम करने वाले हो
अब जब तक आपको पता नहीं होगा आपका बॉर्डर कहाँ तक है, आप उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हर इंसान को वो जानना ज़रूरी है। आप चाहें 3 साल काम करें, 5 साल काम करें, बट वहाँ आना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम लोगों की सोच एक जैसी होगी। बिकॉज वो है यूनिटी में, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी। हम यूनाइटेड होना तभी सीखेंगे जब इस तरह की किसी ट्रेनिंग के थ्रू गुजरेंगे। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर हेल्थ इज वेल्थ और बड़ा हिस्सा है ये उसका, आप अगर स्वस्थ रहेंगे आपकी सोच भी उसी तरह से रहेगी, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। Correct. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ फिजिकली फिट है तो सोच भी उसी तरह की रहती है। डॉक्टर कीर्ति हमारे साथ में है। अभी बात सेवा की, और भगवान की तरह सेवा भगवान का एक रूप होता है। जो आप जिस पेशे से जुड़ी में आर्मी में, वो वाकई एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि आप मेडिकल कोर्स से भी हैं। बिल्कुल। मैंने जो मुझे पता लगा आपका कि चाहे फ्लड रही हो, रिलीफ के लिए काफी, और पैरा यस मैं पैरा ट्रेन हूँ, पैरा ट्रूपर प्रोबेशन एवं पैरा ट्रूपर बेसिक कोर्स मैंने किया है। JNK में भी जब फ्लड वगैरह आ रहा तो आपका काफी, आपकी यूनिट ने उसमें काफी ऑपरेशनली हिस्सेदारी रखी उसमें। जी हाँ, तो मैं शुरू के अपने कुछ साल जब मैं आर्मी में चिकित्सा कोर में कार्यरत हुई, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में ही कार्यरत थी मैं। और जिस टाइम पे 2014 में आपदा आई थी, फ्लड्स आए थे कश्मीर में, और एक तरीके से पूरा कट ऑफ हो गया था, तो हम लोगों को भारतीय वायुसेना की मदद से वहाँ पे भेजा गया, और हम लोगों को उनको बेसिक सारी सुविधाएं, खाद्य पदार्थ जो उनके पास नहीं थे, पेयजल, पीने का पानी नहीं था वहाँ के लोगों को, या किसी को भी अगर मेडिकल इमरजेंसी कोई थी, तो हम लोगों ने बोट्स में जा जाके एक एक घर में, झेलम नदी और जो बाढ़ आ गई थी, हमारा कैंट भी पूरा डूब गया था, बट हम बोट्स में जाके घरों तक जाते थे, उनको बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक मेडिसिन, बेसिक खाना, छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग लोग सबको हम प्रोवाइड करते थे। जिसको भी मेडिकल किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उनको हम लोग बोट में अपने साथ में बिठा के ले भी आते थे अस्पताल। तो वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और वो भी इतनी यंग सर्विस में। जी चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की बेटियां। तो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और आपने देखा कि डिफेंस में जाने के लिए किस तरह से आतुर और एक आर्मी की यूनिफॉर्म है वो कितनी अट्रैक्ट करती है। तो चलिए हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और आरती जी आपके पास एक बार फिर आना चाहूँगा। यूनिफॉर्म होती ऐसी है कि भरोसा खुद का तो होता है, सामने वाले का भी एक भरोसा होता है। बिल्कुल जी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अगर एयरफोर्स में किसी बच्ची लड़की किसी को जाना है तो वो क्या रूट उसे चुनना चाहिए? एयरफोर्स में एफकैट एक एग्ज़ाम होता है जो साल में 2 बार होता है, फरवरी और अगस्त में। आपको उसके लिए एनरोल करना पड़ता है। फिर ये एग्ज़ाम जब आप अपीयर कर जाते हैं, उसके बाद 5 डेज़ का SSB प्रोग्राम होता है। अगर आपके वो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स आ गए हैं, देन आप उस SSB में अपीयर करते हैं। SSB में आपके जिस हिसाब से आपने स्कोर किया होता है, ये 5 डेज़ का प्रोग्राम होता है। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अगर आप उससे निकल जाते हैं तो आप फिर फर्दर 5 डेज़ रुकते हैं। जब आप SSB से रिकमेंड होते हैं तब आपका मेडिकल्स होता है। जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब आपकी एक मेरिट बनती है। आप अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी, मतलब कितनी वैकेंसी उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसके हिसाब से आपके मेरिट में नाम आते हैं। एंड आपने किस ब्रांच में भरा है उसकी वैकेंसी के, जैसे मैं एक एडम ऑफिसर हूँ, मैम फ्लाइंग से हैं, मैम मेडिकल से हैं। सो सबकी अपनी अपनी सेपरेट वैकेंसीज होती हैं और उसकी एक मेरिट बनती है। अकॉर्डिंगली आप फिर एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद डुंडीगल पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। वहाँ डिपेंड अपॉन आपकी क्या ब्रांच है, उस हिसाब से आपका 1 साल का या 1.5 साल का पीरियड होता है ट्रेनिंग का। फर्दर आपको वंस आप एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आप कमीशन होते हैं, एंड देन आपको पोस्टिंग मिलती है। अगर हम यूँ देखें कि पहले कई बार अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स भी डिफेंस से चलाए जाते थे कि लड़कियां आनी चाहिए, अभी क्या रेशो है?
अभी तो लड़कियां बहुत आ रही हैं। इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा जो न्यू गवर्नमेंट की स्कीम आई है अग्निवीर, पहले वो अग्निवीर वायु सेम सिमिलर से स्कीम आर्मी के लिए भी है, नेवी के लिए भी है। अभी उसमें वायु विमेन आ गई हैं। पहले हमारी एक एयर वॉरियर ड्रिल टीम होती थी जिसमें वो करतब दिखाते थे वेपन के साथ, अभी वो टीम विमेन की भी टीम है हमारे पास। तो विमेन तो पहली बार बनी है वो। जी जी जी, अभी अग्निवीर वायु विमेन जो आई हैं उनकी टीम बनी है। सो इस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां मोटिवेटेड हैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वीणा जी, ये कहा जा सकता है कि बहुत वर्षों से सुनती आ रही हूँ कि महिला एक अबला होती है, और मैं क्योंकि वो बोल सकता हूँ लेकिन आज मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि महिला काफी सशक्त है, मजबूत है, और वो जो सिनेरियो हमने सोचा देखा पढ़ते थे वो बदल गए। अब तो ये कहा जा सकता है पूरी तरह से बदला तो नहीं है, बट संख्या बहुत कम है। परसेंटेज जैसे मैं कहूँगी जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस आज फोरम पे बैठे हैं, आज का महिला दिवस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मनाया जा रहा है, मेंस डे इज आल्सो देयर, वो भी मनाया जाता है, बट द वेरी फैक्ट कि हमको इस दिवस को इतने लेवल पे और इतने फोर्स के साथ करना पड़ रहा है कि दैट मीन्स देयर इज स्टिल मेजॉरिटी। तो कहने का मतलब ये है कि दिवस को मत मनाइए, सोच को बदलने की जरूरत है। तो बहुत टैलेंट है, मैन वुमेन दोनों के लिए टैलेंट है, बट आपको उतनी फ्रीडम, उतनी अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी में वो स्टेटस मेजॉरिटी को नहीं है, और तभी इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी भी ये कहीं सोच रिफ्लेक्ट करती है कि लड़की है, महिला है कि नहीं रहने दो यार, इससे नहीं होगा, एक समाज में जो सोच है वो समाज के आयल से कि वो मेरी सोच नहीं है, जिनसे मेरा घुलना मिलना है उनकी सोच नहीं है। किसी की सोच हो सकती है, किसी की सोच हो सकती है, बट प्रॉबेबली वो ऐसी वो लोग प्रॉबेबली इस चीज़ से अभी तक एक्सपोजर उनको नहीं मिला है, या तो वो जानते नहीं है या फिर वो जानना नहीं चाहते। आपने जब एयरफोर्स ज्वाइन किया उस वक्त महिलाओं का क्या रेशो था? डेफिनेटली, बिकॉज 1992 में फर्स्ट ग्राउंड बैच आया था, 1994 में फ्लाइंग का बैच आया था, और अब पहले ऑफिसर कैडर में थे, अब मेन कैडर मींस एट नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स वो भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जनसंख्या भी बढ़ी है, उसी हिसाब से परसेंटेज भी बढ़ी है, बट बहुत स्कोप है, बहुत इम्प्रूवमेंट। 92 में ज्वाइन किया आपने? मैंने 2002 में कमीशन प्राप्त किया था। 1992 में पहला बैच हमारे इंडियन एयरफोर्स में वुमेन ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स का कमीशन हुआ था। जी, डॉक्टर कीर्ति, आपके पास में आना चाहूँगा। बड़ा चैलेंजिंग पेशा है वैसे तो ये। कभी ऐसा अवसर आता है कि किसी को मोटिवेट करना है, या कहीं पे बड़ा टिपिकल कोई केस है कि चलिए आप थोड़ा हिम्मत, क्योंकि आप पेशेवर डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते होंगे जहाँ हिम्मत देने की भी जरूरत पड़ती होगी, तो महिलाओं में जब एक फौजी डॉक्टर दिखती है या फिर वैसे जनरल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर पे भरोसा सबको होता है क्योंकि भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन डिफेंस का कोई डॉक्टर दिखता है वहाँ पे, और खासकर लड़की हो कोई, तो कुछ नज़रिया बदलता है पेशेंट का? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो पेशा है, पहले एज अ डॉक्टर एंड फिर एक एज अ सोल्जर, दोनों बहुत ही जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हैं। हमारे में जेंडर नहीं आता जी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो लेडी हो या जेंटलमैन हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। सिमिलरली अगर हम फौज की बात करें, आर्म फोर्सेस की, तो उसमें भी हम सब सोल्जर्स हैं, हम सब ऑफिसर्स हैं, वो भी एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। तो जेंडर हम नहीं देखते, हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता। वी आर डॉक्टर्स एंड वी आर ऑफिसर्स फर्स्ट। तो अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है, मैं हूँ या मेरे कोई और काबिल, जैसे आपने बोला, अगर कोई मेल डॉक्टर हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी पे को देख के आई थिंक पेशेंट को हम पे ज़्यादा विश्वास आता है। एंड यूनिफॉर्म पहनने के बाद और एक डॉक्टर सुनने के बाद आई थिंक वी ऑल आर द सेम। इट्स ओनली आर, हमारी सिर्फ स्किल्स और हमारी कैपेबिलिटी मैटर करती है उस टाइम पे। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, आप लोगों की नज़र में इसके पैरामीटर क्या है, क्या होना चाहिए कि महिला सशक्त हो सके? मुझे तो आप तीनों बैठी हुई हैं मेरे साथ में, बिल्कुल सशक्त दिख रही हैं, और आई थिंक मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा सशक्त आप लोग हैं। सशक्त हम सब हैं, बट
हम एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आज हम 3 आए हैं तो मे बी हमारे पीछे कुछ लोग हैं जिनको भी हम में दिखा के उनको और इंकरेजमेंट, आत्मनिर्भरता, आत्मबल एवं आत्मसम्मान उनका जो बढ़ाते हैं उसको सशक्तिकरण कहना चाहिए। आरती जी, महिला सशक्त कब होगी या हो चुकी है? महिला शुरू से ही सशक्त थी। जी, इनफैक्ट जब आपने फिर चर्चा क्यों की जाती है? जब आपने मैम से क्वेश्चन पूछा था अबला वाला, तो मेरे मन में ये आया कि अबला तो कभी थे ही नहीं हम। बीच में एक फेज आया जहाँ पर विमेन को उतना इक्वल दर्जा नहीं दिया, नहीं तो हमारी तो संस्कृति ऐसी रही है जहाँ हमें देवी का दर्जा दिया गया था। बट बीच में जो एक पीरियड था जहाँ पर महिला का जो स्टैंडर्ड है वो उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इसलिए एक डाउनफॉल आया। अदरवाइज महिला कभी भी ना तो अबला थी, ना उसको सशक्तिकरण की ज़रूरत है तो एक इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आपको डिसीजन मेकिंग पावर आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग सशक्त हैं, इसमें कहीं को संदेह नहीं, आपने मोहर भी लगाई है मेरे वाक्यों पे। लेकिन हम अक्सर अब तक यही सुनते आए हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। तो मैंने पूछा भी कि नहीं यार, टिफिन यही लगा के देती है, तो जब घर ऑफिस पहुंचता हूँ तो सफलता वहीं से है। तो आप लोगों की सफलता का राज क्या है? कोई पुरुष है पीछे? हमारी सफलता का राज कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम तो है। पुरुष भी है, कह दीजिए आज तो। बिल्कुल, अगर उन्होंने हमको अगर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो डेफिनेटली सपोर्ट, इट्स हाँ, टीम है। हम गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर हम बराबर नहीं चलेंगे, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं अकेले गाड़ी नहीं दौड़ा पाऊंगी। प्लस पेरेंटल सपोर्ट डेफिनेटली, जैसे मैम ने बोला, मेरे पेरेंट्स रहते हैं मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों को देखने के लिए, तभी मैं ऑफिस जा पाती हूँ। तो सपोर्ट सिस्टम, एक पूरी टीम है जो इस महिला को सशक्त करने के लिए खड़ी है। चुनौती से निपटना है तो टीम वर्क तो होना ही चाहिए, वही सबसे बड़ा सॉल्यूशन आई थिंक उसका। वीणा जी कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे एक। अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सुनता हूं कि रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि पार्लर्स के बाहर लिखा हुआ कि महिला दिवस पर 50% ऑफ है, ये बैग्स लीजिए आपको ये ऑफ मिलेगा बसों में, ये। लेकिन क्या वास्तव में इसके कुछ पैरामीटर्स बदलने की आवश्यकता है? जैसा इन्होंने बोला है, बहुत सही तरीके से बोला है, दैट इंडिपेंडेंस, बट वो इंडिपेंडेंस के किस लेवल पे आप उसको लेके जाएं। जैसे सोसाइटी हैज़ टू वर्क टुगेदर, बट क्या आप शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा के बाद क्या आप रोज़गार दे रहे हैं, और रोज़गार के बाद क्या आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको एम्पावर करना है, आपको फ्री में चीज़ें नहीं चाहिए। फ्री में आपको किसी को अगर नष्ट करना है, आपको मुफ्त में उनको चीज़ें दीजिए, मजबूत करिए, आप उनको मजबूत कीजिए, आप उनको बेसिक एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन के बाद उनकी एजुकेशन के डिपेंड करते हैं उनको रोज़गार दीजिए। अभी 10वीं के बाद कुछ होना चाहिए, 12वीं के बाद कुछ होना चाहिए। 12वीं नहीं कर पाए तो वो रोज़गार के कुछ उनको प्लेटफॉर्म मिले, जो कि सेना कर रही है अभी। जैसे पहले ऑफिसर्स कैडर में था, अब एनसीओ कैडर में भी आ रही हैं। एंड उसके बाद फिर आपका सोसाइटी में स्टेटस, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, आपने रोज़गार किया, रोज़गार में आपने अपनी मेहनत से आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है। तो हम घूम फिर के कहाँ पे आ रहे हैं, हम सोसाइटी पे ही आ रहे हैं। तो जो वुमेन का जो सामाजिक से सोशल स्टेटस, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कभी आता है, कई बार कहा जाता है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती, ऐसा भी कहीं महसूस हुआ? दिस तो इंडिविजुअल सोच तो होगी, पता नहीं, बट ये इट विल बी इम्प्रूव्ड इफ वुमेन सपोर्ट्स अदर वुमेन, बट ये इंडिविजुअल आई थिंक वो रहे होंगे। और थोड़ा बहुत आई थिंक वो अगर कोई कहता है तो उसकी जो पार की नजर है, मतलब आपने भी सुना कि नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना इतना, चर्चाओं में नहीं सुना कभी? चर्चाएं खाली मूवीज में देखा है उनको और एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है। एक्चुअल लाइफ में आई एम वेरी वेरी लकी, फॉर्चुनेट एंड वेरी हैप्पी दैट आई हैव मेट वंडरफुल वुमेन इन माय लाइफ। चाहे वो मेरी जूनियर रहे हो, चाहे वो मेरे साथ काम करने वाले, चाहे मेरे सीनियर रहे हो, तो उनको देख के और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा मैं ये अच्छा कर रही हूँ तो वो किसी और फील्ड में अच्छा है, उनके जैसा करना है।
तो ये है हमारा सोसाइटी में रहने का एक, और एज अ सोसाइटी आगे बढ़ने का मतलब इम्प्रूव होने का एक प्लेटफॉर्म। डॉक्टर कीर्ति, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, महिला सशक्त है या भी कुछ गुंजाइश है, और अगर गुंजाइश है तो कैसे होनी चाहिए महिला सशक्त? मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, वो ऑलरेडी सशक्त हैं, पहचानिए उसे। बिल्कुल। और हमारे जैसे हमारे 50% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स हैं, कुछ माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को हम में भी उनको और आत्मनिर्भर, अपना आर्थिक स्थिरता, उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए और मोर कॉन्फिडेंट बनाना, आई थिंक ये भी सशक्तिकरण है अपने वे में। और ये जो पॉलिसीज़ और ये जो दिवस मनाए जा रहे हैं, ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि हम अपने जैसों को, जैसे हम सब किसी ना किसी से इंस्पायर हुए हैं लाइफ में। मैं भी एक 3rd जनरेशन फौजी हूँ। मैं अपने फादर एंड मैं अपने नाना जी को देख के इंस्पायर हुई वर्दी पहनने को, मे बी आज मेरे को देख के कोई और इंस्पायर हो। तो इसको हमें एक अवसर की तरह लेना चाहिए, बाकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को एम्पावर एंड इंकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो भी यही है कि प्रेरणा स्रोत बने। निश्चित रूप से जब हमारे एपिसोड को देखेंगे या महिलाएं देख रही होंगी तो वो इंस्पायर होती हैं कि अच्छा यार, बच्चियों के लिए रूट बहुत अच्छा है, इसमें जाना चाहिए, कितना रेस्पेक्ट भी है। और मैंने तो पहले भी कहा कि यूनिफॉर्म का अपना एक जलवा है, कॉन्फिडेंस है, और खुद का नहीं, सामने वाले का भी एक भरोसा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाना चाहिए, क्योंकि मनाने के पीछे जो मकसद है वो निश्चित रूप से उसको एक सेलिब्रेशन के रूप में देखना चाहिए। फिर हमें, अगर हम उस कल्चर को भूलते चले जाएंगे, अब एक हिस्सा हो गया, वो चाहे अडॉप्ट किया हो या फिर ये कहें कि इसकी आवश्यकता थी मनाने के लिए, जैसे अलग अलग हमारे धर्म में उनके पर्व मनाए जाते हैं, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी इसी तरह से एक रेस्पेक्ट के साथ में मनाना चाहिए। लेकिन सोच बदलने की आवश्यकता है, तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता होगी। और अगर सोच नहीं बदलेगी तो मुझे लगता है कि आज भी महिला अपने बूते संघर्ष कर रही है, जो उसका जारी रहेगा और वो हक है। तो मुझे लगता है कि सोच बदलने पे मिल पाएगा, अदरवाइज तो मिल ही रहा है। जिसको जो अपना रास्ता चुनना है वो खुद चुनती हैं और वो सफल भी होती हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।